हेलो एंड वेलकम टू डेली फुटबॉल टॉक्स। तो इंटरनेशनल फुटबॉल अभी फुल स्विंग में है और स्पेन ने लगा दी है जीत की हैट्रिक और इटली ने आखिरी मिनट पे क्रोएशिया को हराकर बाहर कर दिया और ब्राजील भी कोपा अमेरिका से बाहर हो सकती है। और अपने बर्थडे के दिन लियोनेल मेसी ने क्या कहा, चलिए जानते हैं। तो पहला मैच था स्पेन वर्सेस अल्बानिया, जो स्पेन 1-0 से जीतती है। और 2008 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि स्पेन ने यूरोज के ग्रुप स्टेजेस में 3 मैचेस लगातार जीते हैं। लुइस दे ला फुएंटे ने इस टीम के साथ जो काम किया है वो कमाल कर रहा है और अब तक स्पेन ने एक भी गोल कंसीड नहीं किया है। लाइनअप की बात करें तो स्पेन ने काफी सारे चेंजेस किए थे क्योंकि स्पेन ऑलरेडी राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई कर चुकी है, इसीलिए हमें कई सारे चेंजेस देखने को मिले लाइनअप में। गोलकीपर डेविड राया, राइट बैक हेजुस नवास, सेंटर बैक्स विवियन और लपोर्ट और लेफ्ट बैक ग्रिमाल्डो। मिडफील्ड में हमें डबल पिवट सिस्टम देखने को मिली जुबिमेंडी और मिकेल मरिनो के बीच में। और अटैक में डैनी ओल्मो एज ए नंबर 10 खेल रहे थे और फरहान टोरेस और ओयारज़ाबाल वाइड विंगर्स बन के खेल रहे थे और रोसेलू एज ए स्ट्राइकर स्टार्ट किए। और स्पेन के पास जो डेप्थ है वो हमें इस मैच में देखने को मिली, जैसे डैनी ओल्मो जिनका कमाल का गेम था, ग्रिमाल्डो और डेविड राया जिन्होंने इंपॉर्टेंट सेव्स किए थे, नहीं तो शायद ये मैच ड्रॉ हो सकता था। और स्पेन के लिए ये मैच बहुत ही आसान था ये भी हम नहीं कह सकते क्योंकि अल्बानिया ने स्पेन के लिए कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे, लेकिन डेविड राय के सेव्स की वजह से स्पेन ये मैच निकाल कर ले गई। और स्पेन का जो फॉर्म चल रहा है, मुझे तो लगता है स्पेन को सेमीफाइनल तक जाना चाहिए और अगर स्पेन सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचती तो ये बहुत ही शॉकिंग रहे। नेक्स्ट मैच की बात करें तो वो था इटली वर्सेस क्रोएशिया और ये काफी कमाल का मैच, ट्विस्ट, पेनल्टी सेव, लास्ट मिनट गोल, सब कुछ था इस मैच। लाइनअप की बात करें तो क्रोएशिया 4-3-3 फॉर्मेशन यूज कर रही थी और इटली 3-5-2 फॉर्मेशन यूज कर रही थी। दोनों ही टीमों के लिए ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट था, स्पेशली क्रोएशिया के लिए, क्योंकि अगर क्रोएशिया ये मैच जीत लेती तो वो डायरेक्टली क्वालिफाई करती राउंड ऑफ 16 के लिए। लेकिन अभी भी क्रोएशिया राउंड ऑफ 16 में पहुंच सकती है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये क्रोएशिया के एवरेज पोजीशन था इस मैच में। एक 3-3-4 फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा था जहां हम देख सकते हैं कि मॉड्रिच कितने ज्यादा अप टॉप है और स्टानसिक्स एक अटैकिंग फुलबैक है और ब्रोजोविच डीप लिंकअप कर रहे थे। और वहीं अगर हम इटली की एवरेज पोजीशन देखें तो जो डरमन थे वो एक फॉल्स डीएम बन के खेल रहे थे, क्योंकि क्रोएशिया की जो मिडफील्ड है वो बहुत ही वर्ल्ड क्लास है और इसीलिए क्रोएशिया की मिडफील्ड को काउंटर करने के लिए डरमन एज ए मिडफील्डर ऑपरेट कर रहे थे। फर्स्ट हाफ में इटली थोड़ी डोमिनेट कर रही थी, लेकिन सेकंड हाफ में क्रोएशिया ने अपना गेम इंप्रूव किया और 54th मिनट पे क्रोएशिया को एक पेनल्टी भी मिलती है और लूका मॉड्रिच वो पेनल्टी मिस कर देते हैं। लेकिन 55th मिनट पे लूका मॉड्रिच इस मैच का पहला गोल स्कोर करते हैं और क्रोएशिया को आदत है ऐसे मैचेस को निकालने की। लेकिन इस बार आपको तारीफ करनी पड़ेगी स्पलेटी की, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूशन स्पलेटी ने यूज किए थे वो ऑन पॉइंट थे। और 98 मिनट में जैकनी इटली के लिए इक्वलाइजर स्कोर करते हैं और इटली पहुंच जाती है राउंड ऑफ 16। लेकिन अभी भी क्रोएशिया के पास एक चांस है। अगर स्लोवेनिया अपना नेक्स्ट मैच 4 गोल के मार्जिन से हारती है तो क्रोएशिया के पास एक चांस रहेगा। नेक्स्ट मैच की बात करें तो वो है ब्राजील वर्सेस कोस्टा रिका और ये मैच देखने के बाद ब्राजील फैंस जरूर कहेंगे सर ये तो टट्टी है। नहीं, सीरियसली ब्राजील का मैच आज बहुत ही खराब था और पूरे मैच में ब्राजील सिर्फ एक बिग चांस क्रिएट कर पाती है और ये बात बहुत ही शर्मनाक है ब्राजील के लिए। और हमने देखा नेमार कितने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे स्टैंड से विनीशियस को देख के, और विनीशियस के बारे में क्या बोले, ज्यादा हाइप लेकिन परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं। 6 में से 6 ड्रिबल्स आज विनीशियस ने लूज किए हैं और पूरे मैच में विनीशियस एक भी शॉट नहीं ले पाए हैं। और वही सावियो 70th मिनट पे आते हैं और 9 में से 6 ड्रिबल्स कंप्लीट करते हैं और साथ ही सावियो ब्राजील के लिए एनर्जी लाते हैं अटैक में। और मुझे तो लगता है ब्राजील को सावियो को स्टार्ट देना चाहिए लेफ्ट विंग के पोजीशन में। और अगर रॉड्रिगो की बात करें तो उनका भी गेम कुछ खास नहीं था और ब्राजील अपने फ्रंट लाइन को चेंज कर सकती है क्योंकि ब्राजील के पास कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे विनीशियस को आप फॉल्स लाइन खिला सकते हैं, सावियो को लेफ्ट विंग में खिला सकते हैं और ये एक ऑप्शन है जो मुझे लगता है ब्राजील को नेक्स्ट गेम में ट्राई करना चाहिए। और मिडफील्ड की बात करें तो लूकास पकुएता का गेम आज कमाल का था और ब्रूनो गुइमारेस और जोआओ गोमेज का गेम ठीक था। लेकिन ब्राजील का जो डाउनफॉल हुआ है वो आप इनके फुलबैक्स को देख के समझ सकते हो। मतलब एक समय ब्राजील के पास फुलबैक्स में काफू और रोबर्टो कार्लोस जैसे ऑप्शंस थे, उसके बाद इनकी जगह आए मार्सेलो और डैनी एल्वेस। लेकिन अभी ब्राजील के पास एक भी टॉप लेवल फुलबैक नहीं है और यही ब्राजील के डाउनफॉल को दर्शाता है। और ब्राजील को चेंजेस की जरूरत है और वो भी जल्दी, नहीं तो ब्राजील कोपा अमेरिका से ग्रुप स्टेजेस में ही आउट हो सकती है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ब्राजील अभी भी कोलंबिया को हरा सकती है, क्योंकि कोलंबिया अभी कमाल का फुटबॉल खेल रही है और पैराग्वे को भी हराना ब्राजील के लिए उतना आसान नहीं। ब्राजील के बाद अगर हम अर्जेंटीना की बात करें तो कल लियोनेल मेसी का बर्थडे था और बर्थडे के दिन लियोनेल मेसी ने फिर से डराने वाली बात की है। मेसी कहता है कि फुटबॉल में अब उनके पास कुछ ही साल बाकी हैं और अपने हाल फिलहाल इंटरव्यूज में मेसी यही बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद हम मेसी को आखिरी बार किसी मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट में देखेंगे। और अगर ऐसा ही हुआ तो हम बस होप करते हैं कि मेसी अपना आखिरी मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट शानदार तरीके से एंड करे।
तो ये था हमारा एक छोटा सा मैच रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।